Good morning, students. Today I will start chapter 9th. It is force and the law of motion, यानी बल एवं गति के नियम। सबसे पहले मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा और वो परिभाषा होगी बल की। बल बराबर क्या होता है? फोर्स। और फोर्स की जो डेफिनेशन होगी इन शब्दों से निकालें, FORCE। F फ्री, F मीन फ्री, O फॉर ऑब्जेक्ट, R फॉर रेस, C फॉर चेंज और E फॉर अर्थ। पृथ्वी के ऊपर, किसके? पृथ्वी के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक रखी हुई किसी वस्तु में गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण। ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ रखा हुआ है? नंबर 1, नंबर 2 पृथ्वी पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी पर रखा हुआ है, कैसी अवस्था में रखा हुआ है? स्वतंत्रता पूर्वक, और उसमें गति के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो मैंने ये लिख दिया है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु में क्या है? ये मोशन क्रिएट कर सकता है। MOTION, मोशन क्रिएट कर सकता है। यानी फोर्स इज द फैक्टर विच कैन क्रिएट द मोशन इन द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो वस्तु लिखी हुई है वो यहाँ ऑब्जेक्ट समझना, इसलिए पहले एक शाब्दिक अर्थ से डेफिनेशन समझ लो। पृथ्वी के ऊपर रखी, ये नंबर 1 आएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के ऊपर रखी हुई कोई उद्देश्य, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ है, उसमें गति के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है तो वह बल कहलाता है। यानी बल, फोर्स इज विच फैक्टर विच कैन क्रिएट द मोशन इन द ऑब्जेक्ट। किसमें? ऑब्जेक्ट में गति उत्पन्न कर सकता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, और ट्राइज टू क्रिएट द मोशन, या तो गति करता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी बात ये आती है इसी डेफिनेशन से, किसी वस्तु की गति व अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? गति की अवस्था में। गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग करने के बाद मैंने तो सामने वाले बैट्समैन के डायरेक्शन में फेंकी और उसने अपना फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो वो गति की अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन। जैसे मान लो मैंने आई थ्रो द बॉल विद द स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर पर आवर्स, देन हिट द बैट्समैन और ही रीचेस इन द फील्ड 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैंने तो 50 किलोमीटर पर आवर से बॉलर ने की बॉलिंग, और बैट्समैन ने जो है 80 किलोमीटर पर आवर से उसको मैदान में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हुई? गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, उसकी गति को तेज यानी फास्ट और लो भी कर सकता है। बैट्समैन तुमने देखा होगा, वो उसकी गति को या तो तेज कर देगा। अब देखो, उसने तो 50 से फेंकी, उसने 80, यहाँ पर गति हो गई तेज। अगर उसने धीरे से टच करके कहीं मैदान में पहुंचाने की कोशिश की, इसका मतलब उसकी गति हो गई। जैसे मैंने 50 किलोमीटर पर आवर से फेंकी और वो 40 किलोमीटर पर आवर से सेंडिंग करता है, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ गति लो हो गई। तो बल वह साधन भी है जो गति की अवस्था में परिवर्तन यानी चेंजेज ला देता है, उसकी गति को तेज अथवा धीमा कर सकता है। बल किसी वस्तु के रूप और आकार को बदल सकता है।
यानी फोर्स चेंज द शेप एंड साइज, रूप तथा आकार, यानी शेप एंड साइज, मतलब उसके रूप और आकार को बदल सकता है। जैसे मैं एक ही उदाहरण पर चल रहा हूँ जिससे समझ जाओ आसानी से। शेप एंड साइज, जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो उसका मारते मारते उसका शेप और साइज बिगाड़ देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या मैंने बोला था अपने उदाहरण में, बॉल। कौन सी बॉल? क्रिकेट की बॉल। तो उसके शेप और साइज में भी परिवर्तन कर सकता है। तो सीधे सीधे ये परिभाषा निकल करके आती है कि इन सब को अगर हम इंक्लूड करें, शामिल करें, तो बल वह साधन है या बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है या गति करने का प्रयास करता है या गति की अवस्था में परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है और गति की स्पीड को फास्ट और स्लो भी कर सकता है। अब मैंने ये इसके टाइप ऑफ द फोर्स, टाइप ऑफ द फोर्स, ये टाइप ऑफ द फोर्स का मतलब होगा बल के प्रकार, बल के प्रकार। ये एक तरह से ये छोटी मोटी बातें अगर सीख जाते हो शुरू में, तो आगे जब चैप्टर तुम पढ़ोगे तो समझने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो मैंने फोर्स लिखा है वो दो प्रकार का लिखा है। कितने प्रकार का लिखा है? दो प्रकार का। एक तो कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, देन सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी संतुलित बल और असंतुलित बल। अब इसको पहले समझ लो कि संतुलित बल तुम किसे कहोगे और असंतुलित बल किसे कहोगे। तो उसकी डेफिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा। तो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ संतुलित बल। संतुलित बल, देखो यहाँ पर कोई मेज पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी ब्रिक्स रखी हुई है, मान लो ईंट रखी हुई है या कोई पुस्तक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कोई बुक रखी हुई है। एक आदमी जो है इस बुक पर इधर से पुश करता है, यानी लेफ्ट टू राइट, और एक पर्सन, एक बालक जो है वो इसके विपरीत दिशा में ये फोर्स लगाता है। किधर? राइट टू लेफ्ट, यानी ये वाला तो लगाता है राइट टू लेफ्ट और ये लगाता है, किधर लगाएगा? ये तो होगा लेफ्ट टू राइट, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट टू राइट। और ये जो लगाएगा वो राइट टू लेफ्ट। अब ये किताब जो मेज पर रखी हुई है, मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, एक छात्र उधर से धक्का दे रहा है। अगर ये किताब जो है वो अपनी जगह पर अगर स्टेबल कंडीशन में रहती है, स्टेबल का मतलब स्थिर अवस्था में रहती है, तो इसका मतलब हुआ कि लगने वाला बल संतुलित बल यानी बैलेंस्ड बल कहलाएगा, जिसमें मतलब जो परिणामी बल होता है जो हमारा, वो मतलब शून्य होता है। परिणामी बल शून्य क्यों है? इधर से लगने वाला बल और हमारे विपरीत दिशा से लगने वाले बल का मान, दोनों का परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा हमेशा। तो शून्य होने के कारण ही वो वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहेगी और वही बल हमारा क्या कहलाता है? संतुलित बल। लेकिन परिभाषा के रूप में इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे?
यदि किसी वस्तु पर वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ भी वस्तु लिखा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल कैसा हो? शून्य हो तो इन बलों को संतुलित बल कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। हम इसका एग्जाम्पल जो दे सकते हैं वो रोप पुशिंग और पुलिंग के रूप में भी दे सकते हैं। जब रस्सी कसा का खेल होता है तो उस रस्सी पर जो है एक ये मान लो रस्सी है, ये ए टीम है और ये बी टीम है। यहाँ पर ये जो है एक रूमाल बंधा हुआ है, कोई कागज़ का, कोई कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ है। ए टीम जो है वो अपनी तरफ खींचती है और बी टीम जो है उसे अपनी तरफ खींचती है। अगर ये रूमाल या ये कागज़ उस सर्किल के इधर उधर नहीं होता है तो यहाँ लगने वाला बल जो होगा बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, यानी कि संतुलित बल कहलाएगा। अब संतुलित बल की अवस्था में कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं? कंडीशन ये होती है, नंबर 1 कंडीशन का मतलब स्थिति, यानी कुछ कंडीशन होती हैं कि संतुलित बल जो होता है बल स्थिति में, नंबर 1 स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कैन नॉट चेंज इन द पोजीशन कैन नॉट चेंज, यानी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो लगने वाला बल जो है वो कैसा कहलाएगा? संतुलित बल होगा। अब इसमें एक कंडीशन और है, अगर मान लो वो वस्तु वो ऑब्जेक्ट जो है गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, तो गतिशील ही रहेगी। नंबर 3 गतिशील ही रहेगी। तीसरी कंडीशन ये है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, फिक्स स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। अगर ये कंडीशन अगर आती है, ये स्थिति अगर आती हैं तो वहाँ पर मतलब जैसे कि कोई वस्तु पर बल कार्य नहीं कर रहा है तो मतलब क्या होगा? मतलब ये कंडीशन आएंगी तो वो बल हमारा जो है बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा।
इनके प्रभाव से वस्तु की आकृति में परिवर्तन संभव है। अगर मान लो आकृति में यानी शेप में परिवर्तन संभव है। एक बात और बता दें, ये अगर बल लगेगा तो आकृति में परिवर्तन संभव है, यानी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आकृति में परिवर्तन संभव है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई तुम रबड़ की चीज लेते हो तो मतलब क्या होता है कि संतुलित बलों के, ये मैंने आकृति में बताया था। अब रबड़ की गेंद लें और उसको हथेली के बीच में दबा लें और बल उस पर लगाएं और बराबर हो वो बल और विपरीत दिशा में हो, तो गेंद तो चपटी हो जाएगी, यानी आकृति उसकी बदल सकती है। हमने मतलब क्या कहा था कि अगर किसी बॉल को लेकर के अपने दोनों हथेलियों के बीच में दबाया, किसी रबड़ की गेंद को, या एग्जाम्पल क्या आ सकता है? रबर की गेंद, बॉल ऑफ रबर की गेंद। इस गेंद को हथेलियों की दोनों हथेलियों के बीच में अगर दबाया जाए तो उसकी शेप यानी शेप जो है वो मतलब थोड़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि जब हम दो हथेलियों के बीच में किसी रबड़ की गेंद को दबाएंगे तो विपरीत बल भी लगेगा। एक इस हथेली से लगेगा और एक इस हथेली पर लगेगा, लेकिन दोनों बल लगेंगे कहाँ पर? गेंद पर। तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ सकता है। किसकी आकृति में? गेंद की आकृति में। अब ये मतलब जो है संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति क्या है? हमारी दोनों हथेलियों के बीच में गेंद दबी हुई है, विपरीत बल लग रहा है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसकी आकृति बदल जाती है। तो ये ध्यान रखना, अगर ये परिवर्तन अगर होगा तो स्थिति नहीं बदलती है, बल्कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर इसके मान लो एग्जाम्पल तुमको समझाए जाएं, जैसे मान लो अगर कोई आदमी है, चिकनी मेज पर कोई किताब रखी हुई है और वो जिधर बल लगा रहे हैं, इधर की ओर लगा रहे हैं, बाएं से दाएं लगा रहे हैं या दाएं से बाएं लगा रहे हैं, तो वस्तु की बल की दिशा में तो गति होगी। और अगर बल की दिशा को विपरीत कर दें, विपरीत का मतलब हम एक तरफ से बाएं से दाएं हाथ की तरफ तो बल लगा रहे हैं उस वस्तु पर, लेकिन अगर कोई दाएं से बाएं लगाए तो मतलब जो है गुटके पर विपरीत दिशा में जो बराबर बल लगाएं तो वो क्या बना रहेगा? स्थिर बना रहेगा। क्या बना रहेगा? यानी इधर से भी बल लगाया और इधर से भी बल लगाया, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर फोर्स लगाएं किसी वस्तु पर तो उसके जो है वस्तु जो है स्थिर दिशा में बनी रहेगी। ऐसे ये रस्सा कसी का उदाहरण बताया था। कोई भी उदाहरण तुम लेकर के एक उदाहरण के द्वारा उसको समझा सकते हो। ये सारे के सारे किसके थे? संतुलित बल यानी बैलेंस बल के थे। अब दूसरी बल आती है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी को मतलब लिख दे रहा हूं, ये दूसरी किसकी लिख रहा हूं, कंडीशन भी इसकी ये बदल जाएंगी। तो असंतुलित बल में क्या होगा? जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेकों बलों का
परिणामी बल कौन सा? परिणामी बल। परिणामी बल शून्य न हो। वहां तो परिणामी बल पहले वाले में संतुलित बल में क्या आता था? परिणामी बल शून्य है। यहां परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। यानी इफ मैनी फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट देन द, ये परिणामी बल जो है वो कैसा प्राप्त होगा? देन द इफेक्टिव फोर्स विल बी शून्य। इट इज़ नथिंग। यह शून्य न हो करके तो जो लगेंगे, एक वस्तु पर अनेक बल लग रहे हैं, ये इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अगर ये बल, अगर हमारा परिणामी बल जो है शून्य नहीं है तो वो बल क्या कहलाएंगे? असंतुलित बल कहलाएंगे। यानी असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें भी हम उदाहरण दे सकते हैं कई एक। मतलब यहाँ पर क्या होगा? अब रस्साकशी की टीम का ही उदाहरण ले लें। मतलब रस्साकशी का मतलब रोपिंग वाला उदाहरण ले लें। अगर मान लो ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये इधर से ये राइट टू लेफ्ट लगाएगा, ये लेफ्ट टू राइट, यानी बी टीम अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पर रस्से पर रूमाल बंधा हुआ है या कपड़े का कोई भी मतलब क्लॉथ बंधा हुआ है, तो बी टीम जो है वो अपनी तरफ खींचेगी और ए टीम अलग। तो जो टीम हैवी होगी, यानी जो टीम भारी होगी, अर्थात जो टीम ज़्यादा बल लगाएगी, उधर वो रूमाल खिंच आएगा। यानी इस सर्किल जो दिया हुआ है इससे ये बाहर निकल आएगा अगर ये हैवी फोर्स लगाता है रादर देन बी टीम। अगर बी टीम की अपेक्षा जो है वो ए टीम वाले ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ए टीम जो है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ये बल जो होगा वो कैसा होगा? असंतुलित बल होगा। अब मान लो सड़क पर जो भी मतलब गतिमान कोई भी कार है, कोई भी बस है, कोई भी ट्रक है, तो भार तो किधर लगेगा? नीचे की ओर। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण उस पर कार्य जो होगा वो नीचे की ओर होगा। अब इन बलों को परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य। तो संतुलित अवस्था में रहेगी। संतुलित अवस्था में रहेगी तो जो है इंजन द्वारा कार पर आगे की ओर एक क्षैतिज बल लगता है। यानी सड़क पर गतिमान कार पर कार का भार नीचे की ओर तथा बराबर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है। यानी जो बल नीचे की ओर लगेगा एक पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, और एक बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर बल कार्य करेगा। इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होता है वो होता है शून्य। दोनों बलों का परिणामी बल क्या होता है? शून्य। तो वो कार मतलब बैलेंस रहेगी, यानी इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन जो इंजन द्वारा एक बल इंजन भी लगा रहा है, इंजन द्वारा कार पर आगे की ओर क्षैतिज बल आरोपित होता है। यानी क्षैतिज बल का मतलब आगे की ओर। इंजन किधर लगाता है? ये मान लो कोई कार जा रही है तो ये क्षैतिज बल ये किसके द्वारा लगेगा? इंजन के द्वारा लगेगा। और किधर की ओर लगेगा? आगे की ओर लगेगा। अगर वो आगे की ओर लगेगा तो सड़क द्वारा कार पर घर्षण बल आरोपित किया जाता है। सड़क द्वारा यानी फ्रिक्शन होगा, क्योंकि उस कार के जो टायर जो हैं वो टायर जो हैं सड़क पर छुए हुए हैं। छुए हुए हैं तो फ्रिक्शन होगा, यानी कौन सा बल उत्पन्न होगा? घर्षण बल।
घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। ये घर्षण बल जो उत्पन्न होता है वो घर्षण बल द्वारा क्या होता है कि सड़क द्वारा कार पर घर्षण बल आरोपित किया जाता है। यदि इंजन द्वारा कार पर आरोपित क्षैतिज बल घर्षण बल से अधिक हो, कौन सा बल भाई, इंजन के द्वारा तो लग ही रहा है, और वो आरोपित क्षैतिज बल जो है यानी आगे की ओर लगने वाला बल जो है घर्षण बल से कैसा है, अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार पर परिणामी बल कार्य करेगा। यहाँ पर कार पर परिणामी बल कब कार्य करेगा, जब क्षैतिज बल का फोर्स का मान अधिक हो और घर्षण बल का मान कम हो तो उस पर परिणामी बल कार्य करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इतने एग्जाम्पल समझे तुमने, अच्छा वो अगर मान लो मैंने क्या बताया था, यदि इंजन द्वारा कार पर जो क्षैतिज बल कार्य कर रहा है वो घर्षण बल से अधिक अगर हो जाएगा तो परिणामी बल कार्य करेगा और कार परिणामी बल की दिशा में गति उत्पन्न करती है, अर्थात आगे की ओर गति उत्पन्न करती है। तो इतने एग्जाम्पल तुमने समझे। तो असंतुलित बल जो है गति की दिशा और अवस्था को मतलब चाल में परिवर्तन करता है। जैसे उसकी कंडीशन लिखी थी, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल यानी अनबैलेंस बल कार्य कर रहा है तो उसकी भी कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, कंडीशंस यानी स्थितियां। ये अनबैलेंस्ड बल का बता रहा हूं मैं, कौन कौन सी स्थितियां काम कर सकती हैं। गति की दिशा एवं नंबर 1, गति की दिशा एवं चाल किसमें परिवर्तन करेगा, गति की दिशा एवं चाल में परिवर्तन करता है। डायरेक्शन ऑफ द गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द साइड, उसकी में जो है वो परिवर्तन कर सकता है। मतलब जिधर गाड़ी जा रही है वो तो उसकी दिशा हो गई। मैंने किसी वस्तु पर, मान लो यहाँ पर है ये कार, उस पर इंजन के द्वारा बल लग रहा है तो क्षैतिज बल जो है आगे की ओर कार्य करेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो वो तो हो गई ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, किधर भी गाड़ी जा रही है तो यहाँ पर ये दिशा और चाल यानी वेलोसिटी में परिवर्तन संभव हो जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर कोई गाड़ी किसी चाल से चल रही है तो वो समान चाल से चलती रहेगी, समान चाल से, इक्वल वेलोसिटी, समान चाल से चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गाड़ी की हम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं तो गाड़ी जो है उसी स्पीड से चलती रहेगी। व्हेन डज नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। वैसा तो बल लग रहा है किसका, फ्रिक्शन का, यानी घर्षण बल लग रहा है, लेकिन गाड़ी की चाल से मतलब है यहाँ पर, तो वो मतलब ध्यान रखना। अब जो है एक क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसके पॉइंट याद कर लेना बस, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसमें डिफरेंस देखना, डिफरेंस कभी भी पूछे तो 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना, क्या लिखोगे, संतुलित बल, अभी बताई थी वही बातें लिखनी है।
अब इसको डिफरेंस के पॉइंट के आधार पर लिखना, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो पहला मैं डिफरेंस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने दिमाग से बताओ। अभी जो बातें मैंने दो तरह के बल बताई थे उसमें मतलब जो भी डिफरेंस आया है तो वो देखो, परिणामी बल शून्य होता है और परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, परिणामी बल कैसा होता है? शून्य। और इधर लिख देना, परिणामी बल शून्य नहीं होता है। ये तुम्हें पूरा लिखना है भाषा में। कैसे लिखोगे भाषा में? नंबर 1 को जैसे मैंने तो लिख दिया शॉर्ट में, तुम लोग लिखना, जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वो संतुलित बल कहलाएगा। और जब किसी वस्तु पर कार्यरत जो विभिन्न बल लग रहे हैं तो वहाँ परिणामी बल जो है शून्य नहीं हो करके शून्य न हो तो असंतुलित बल कहते हैं। ये नंबर 2 है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इधर उसका उल्टा हो जाएगा, नहीं करते हैं, तो इसमें आ जाएगा करते हैं। अगर इसका मतलब ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। यहाँ ये बात समझा सकते हो, इसका है वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं होता है, यानी डज नॉट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मतलब जो है उसमें स्थिति में वस्तु की गतिमान कर सकते हैं। ये बल वस्तु के विराम अवस्था में विराम अवस्था से वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया, कर सकते हैं। इसको एक बार फिर समझो इस डिफरेंस को, यानी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो इसमें क्या होगा? स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे गतिमान नहीं कर सकते हैं। उधर लिखोगे तो वो वस्तु जो है वो गतिमान हो जाएगी। शेप एंड साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ये बल जो है किस में परिवर्तन कर सकते हैं? वस्तु की आकृति एवं आकार। आकृति, अगर ये बल लग रहा है तो आकृति एवं आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। आकृति, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज मतलब ये हो गया, दिस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें वो मतलब परिवर्तन में नहीं कर पाते हैं, इसमें इसका उल्टा लिख दो तो शेप एंड साइज नो चेंज। आकृति एवं आकार में
यही मैंने बात बताई थी सब पहले, आकृति एवं आकार में परिवर्तन नहीं। तुम पूरी भाषा लिखना, परिवर्तन नहीं। क्या लिखोगे पूरी भाषा? अगर ये बल किसी वस्तु पर लग रहा है तो उसकी आकृति एवं आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। नंबर 4 लास्ट, ये गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में, चाल तथा दिशा में, डायरेक्शन, चाल, किसकी चाल? वस्तु की चाल तथा दिशा में चेंजेस नहीं लाते हैं। कौन सी वस्तु? यहाँ लिख लेना, वैसे तो चाहो तो ये नंबर 4 यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, ये लिखना, ये गतिशील वस्तु की, ये गतिशील वस्तु की चाल एवं दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डू नॉट चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी गतिशील वस्तु की चाल एवं दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये गतिशील वस्तु की चाल एवं दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंस मैंने बताए हैं, ये चारों डिफरेंस तुम लोग तैयार कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये 4 पॉइंट बनाए हैं, इसको तैयार करना है। उसके साथ थैंक यू, और इसको तैयार जरूर कर लेना। एग्जाम की पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित और असंतुलित बल में अंतर बताओ।